हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो मिशन वर्दी बैच की क्लास नंबर 5 जो कि बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ये शुरू करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको फुल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 से 100 तक। साथ में सभी क्वेश्चन का डिस्कशन भी आपको देखने को मिलते चलेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से PDF डाउनलोड कर रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला, ये बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका आंसर बताइएगा और अपन नोट करते जरूर चलेगा। ठीक है, टारगेट रखेगा कितना, कम से कम 70 नंबर हो। 70 नंबर है मतलब आप सेफ रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना है, ट्राई करना है, कितना मार्क्स आते रहना चाहिए। ठीक है, और रेगुलर प्रैक्टिस चलते रहेंगे आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहेंगे रोज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि 39, यानी भारत का जो स्थान रहा वो कितना रहा, 39वां स्थान रहा भारत का। इसमें फर्स्ट स्थान जो रहा वो किसका रहा, तो फर्स्ट अमेरिका का रहा। सेकंड स्थान जो रहा वो आपको स्पेन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और तीसरा स्थान रहा किसका, जापान का। तीसरा स्थान रहा जापान का रहा। ठीक है ना, भारत का 39। ठीक है, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये देख लेते हैं। इसका स्थापना हुआ था कब, तो इसका स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1971 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ, कोलानी। ठीक है ना, कोलानी कहाँ, स्विट्जरलैंड में। कहाँ मिलेगा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और इसकी स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो जर्मनी के एक थे व्यक्ति जिनका नाम था क्लास शवाब। ठीक है ना, क्लास शवाब। ठीक है, क्लास शवाब के द्वारा, जो कि कहाँ के थे, जर्मनी के यह थे, इनके द्वारा यह स्थापना किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे सभी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया ये बताना है। तो हाल ही में जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि 22 मई को मनाया गया। 22 मई को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए 2024 का थीम इसका क्या रहा, तो 2024 का जो थीम रहा इसका ये है, योजना का हिस्सा बने। क्या है, योजना का हिस्सा बने, योजना का हिस्सा बने। ठीक है ना, योजना का हिस्सा बने। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा, बी पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान इसका हो जाएगा क्या, तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा। ठीक है, जैव विविधता की अवधारणा जो है वो पहली बार किसके द्वारा दिया गया, तो वाल्टर जी रोमन के द्वारा। ठीक है ना, वाल्टर जी रोमन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1985 में। सबसे पहले अवधारणा इनके द्वारा दिया गया था किसका, जैव विविधता के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहे दूषित रक्त घोटाले का संबंध किससे है, यानी कौन सा देश से संबंधित है ये बताना है। तो दूषित रक्त घोटाले का संबंध हाल ही में जो संबंधित रहा वो कौन सा देश से संबंधित रहा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। ठीक है ना, इसमें सरकार के द्वारा कुछ त्रुटियां जो है वो छुपाया गया, जिसमें हजारों लोग को HIV और हेपेटाइटिस से संक्रमित हुए। ठीक है ना, इसमें लगभग टोटल 3000 लोगों की क्या गया, जान भी गया है इसमें। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा। और इससे संबंधित जो वर्ल्ड यानी कि हेल्थ से संबंधित जो इंपॉर्टेंट संगठन है पूरे वर्ल्ड में, जो कि कौन है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखेंगे, इसे रिवीजन कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है ना, और हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जिनेवा में। कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ ये बताना है। तो हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि बाली में। कहाँ हुआ, तो 10वां विश्व जल मंच सम्मेलन जो हुआ कहाँ हुआ, तो बाली में हुआ। बाली जो कि इंडोनेशिया में। ठीक है ना, इंडोनेशिया, और इसकी राजधानी कहाँ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। ठीक है ना, जोको विडोडो जो कि प्रेसिडेंट है कहाँ के, तो इंडोनेशिया के। ठीक है ना, विश्व जल मंच। ठीक है ना, विश्व जल मंच है जो कि प्रत्येक 3 साल में आयोजित किया जाता है। कितने साल में, प्रत्येक 3 साल
साल में यह आयोजित किया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। पहली 1996 ईस्वी में स्थापित हुआ था क्या, विश्व जल परिषद, ठीक है ना, विश्व जल परिषद, विश्व जल परिषद जिसका स्थापना कब हुआ था, 1996 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इसमें टोटल क्या है, तो टोटल 5 महाद्वीप के 52 देश शामिल है इसमें, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो अध्यक्ष का नाम ध्यान रखेगा। अध्यक्ष है इसके लोइक फौचोन, ठीक है ना, लोइक लिख देते हैं, लोइक फौचोन, ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये विश्व जल मंच के क्या है, तो विश्व जल परिषद के यह अध्यक्ष हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहला तो ये भी ध्यान में ही रखिएगा क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म ही आ जाते हैं इसका, ठीक है। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि 16 नवंबर 1945 को हुई थी, इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, किसका, यूनेस्को का, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और इसका हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ, तो पेरिस में देखने को मिलेगा। कहाँ, पेरिस, फ्रांस की जो कि राजधानी है। फ्रांस पेरिस में क्या है, तो एफिल टावर स्थित है, ये भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, तो यह सीन नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए सीन नदी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है ये बताना है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ फसल, ठीक है ना। खरीफ फसल कब बोई जाती है, तो जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य है वो देख लेते हैं। तो खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, जैसे कि आपका हो गया कपास, क्या हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है ना, मूंगफली हो गया, फिर आपका धान, ठीक है ना, धान हो गया, बाजरा, धान के बाद बाजरा, बाजरा के बाद हो जाएगा आपका मक्का, ठीक है ना, मक्का भी ध्यान रखिएगा, अरहर, ठीक है, अरहर, और भी बहुत सारा है, ठीक है ना। तो इतना तो ध्यान में रखेंगे, कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सभी के सभी जो आते हैं किस में आता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं और जून जुलाई में यह बोया जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है किसने बनाई थी ये बताना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्य हड़प नीति, जिसे हिंदी में बोलते हैं, या व्यवगत सिद्धांत यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, ठीक है ना, कि शुरुआत जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसके तहत सतारा जो कि 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संबलपुर जो कि 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 आदि जो सभी रियासतें हैं वो अंग्रेजी राज में क्या हो गया था, विलय कर लिया गया था, यानी कि सम्मिलित कर लिया गया था। तो ये सभी को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो राज्य हड़प नीति या व्यवगत नीति किसके द्वारा शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है ये बताना है। तो किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि लाल रक्त कोशिका, ठीक है ना। लाल रक्त कोशिका में क्या होता है, तो नाभिक नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है, वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि माइक्रोप्लाज्मा। कौन है, माइक्रोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन दोनों करने में समर्थ होता है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। विषाणु से होने वाला कुछ इंपॉर्टेंट रोग है उसके बारे में आप देख लीजिए। तो देख लेते हैं, पहला तो है आपका चेचक, ठीक है ना, चेचक हो गया, छोटी माता, स्मॉल पॉक्स जिसे बोलते हैं, सार्स, ठीक है ना, सार्स, फिर हो गया आपका पोलियो, क्या हो गया, पोलियो, रेबीज, ठीक है ना, रेबीज जो कि कुत्ता काटने से होता है ना। तो ये सभी के सभी विषाणु से होने वाला कुछ इंपॉर्टेंट रोग है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए और बैक्टीरिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रोग हैं, सब क्लास में धीरे धीरे सब करते हुए रिवीजन करते चलेंगे, नहीं तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सभी रिवीजन करते चलेंगे, जो भी पॉइंट होगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होगा और रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में है, यानी कहाँ स्थित है ये बताना है। तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि कहाँ है? दिल्ली में। तो मुगल सम्राट हुमायूं का जो मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। तो इसे ध्यान रखेगा। ठीक है ना, कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास स्थित है, पुराने किले में। ठीक है ना। 1570 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। किसके द्वारा करवाया गया था? हाजी बेगम के द्वारा 1570 ईस्वी में इसका स्थापना यानी कि बनवाया गया था, निर्माण करवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा। तो इसे भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ संगठन है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हो गया आपका विश्व पर्यटन संगठन WTO। ठीक है ना, विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना हुआ था 1925 में और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिला मैड्रिड जो कि स्पेन में। ठीक है ना, चलिए आगे है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। ठीक है ना, इसकी स्थापना हुआ था 7 दिसंबर 1944 ईस्वी को। इसकी हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलेगा आपको। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। ठीक है ना, इसका स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1945 को और इसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IFM, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो कि अभी देख लिए, इसकी स्थापना 1945 में हुआ था, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को जो कि अभी आया था। ठीक है ना, इसकी स्थापना हुआ था 4 नवंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है ये सभी को ध्यान में करेंगे, याद रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बंगाल सती विनियम। ठीक है ना, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल जो है वो 1828 से 1835 तक रहा था, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का इन्हें यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल किन्हें बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, इनके कार्यकाल में राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा को सन 1829 में क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया। ठीक है ना, तो राजा राम मोहन का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन न तत्व है और न ही यौगिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि वायु। ठीक है ना, वायु जो कि न ही तत्व है और न ही यौगिक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है ये बताना। तो जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यानी कि विपरीत परासरण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? विपरीत परासरण का। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। ठीक है ना, कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो ये कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। ठीक है ना, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर भारतीय गवर्नर में आ जाएंगे। ठीक है ना, भारतीय में कौन आ जाएंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जब सिर्फ पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि कोशिका। कोशिका जो कि जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ये बताना है। तो प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह अधिक है ये बताइए। ठीक है,
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि अंतः द्रव्य जालिका और राइबोसोम। अंतः द्रव्य जालिका और राइबोसोम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए वो कौन थे, ये बताना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए वो कौन थे निम्न में से, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कि 1922 में सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता तो किसके द्वारा किया गया था? सी आर दास के द्वारा किया गया था। इसी में वह प्रारंभ में ही जेल चले गए थे। ठीक है ना, तो सभी को ध्यान में रखेगा, किसके द्वारा? सी आर दास के द्वारा 1922 का अधिवेशन था कांग्रेस का, और वह गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, यानी कि लखनऊ में वह अधिवेशन कब हुआ था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि 1916 में हुआ था। इसका जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है ना, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहला अधिवेशन कांग्रेस का जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था बम्बई में, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो विशेष रूप से हुआ था क्या, तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पॉइंट को ध्यान रखें। तो पहला अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ, WC बनर्जी अध्यक्ष थे, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट है तीसरा अधिवेशन जो हुआ 1887 में मद्रास में हुआ। ठीक है ना, और इसमें बहरुद्दीन तैयबजी इसके द्वारा क्या किया गया था? अध्यक्षता किया गया था, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है ना, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? बदरुद्दीन तैयबजी रहे थे तीसरे अधिवेशन में 1887 जो कि मद्रास में हुआ था। चौथा सम्मेलन हुआ था अधिवेशन जो कि 1888 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल। ठीक है ना, जॉर्ज यूल इसके अध्यक्षता थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूल बने थे, जो कि 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। तो इसे ध्यान रखेगा। ठीक है, 1916 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसमें इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। ठीक है ना, अंबिका ठीक है ना, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस का मोस्ट 4 जो है शुरू का फर्स्ट 4 जो अधिवेशन है तो आप ध्यान में रखिएगा सभी के सभी पॉइंट। ठीक है ना, क्या कि बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, ये बताना है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कोशिका भित्ति के कारण। किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हवा महल का निर्माण किसने किया था, ये बताना है। तो हवा महल का निर्माण किसने किया था, ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है ना, तो हवा महल किसके द्वारा निर्माण किया गया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। हवा महल राजस्थान की राजधानी जो कि जयपुर में एक राजसी महल है। ठीक है ना, तो राजस्थान के कहाँ है? जयपुर में यह स्थित है, जिसे पिंक सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे बोलते हैं? तो जयपुर को बोलते हैं। आगे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। कब बनाया था? 1799 ईस्वी में। यह वास्तुकार लालचंद उस्ताद के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखें कि हवा महल का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वास्तुकार थे लालचंद उस्ताद के द्वारा। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई अपने मुख्य आधार से कितना है? 50 फीट है, यानी कि 15 मीटर। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, ये बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, ये बताइए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लियोन कहाँ पड़ता है? तो यह फ्रांस में पड़ता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो कि इंटरपोल को बोलते हैं, ठीक है ना। इंटरपोल को हिंदी में बोलते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, इस नाम से जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कौन, इंटरपोल, ठीक है, जो दुनिया भर में क्या कार्य करता है, पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है ना। जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे वर्ल्ड में पुलिस के सहयोग करता है और अपराध जो होता है उसे नियंत्रण करने का काम करता है, कौन, इंटरपोल करता है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में देखने को मिलेगा, जो कि पेरिस के पास में है लियोन, ठीक है ना। तो वहीं पर देखने को मिलता है इसका हेडक्वार्टर, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है ये बताना है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कब आता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य ग्रहण के बीच में, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उसके बीच में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, ठीक है। इसके समझते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका सन हो गया, ठीक है, ये हो गया सन, और ये हो गया आपका क्या, मून हो गया, ठीक है ना, मून हो गया। यदि बीच में आ गया अर्थ, ठीक है ना, बीच में अर्थ आ गया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, चंद्र ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि जब सूर्य का जो लाइट है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ता, या पड़ता भी है तो हल्का फुल्का, तो ग्रहण लगता है, इसे चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो जिस पर लाइट नहीं आएगा वो ग्रहण लगता है, यानी कि मून पर लाइट नहीं आएगा। तो लाइट कब नहीं आएगा, जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी जब बीच में आ जाएगा तो चंद्रमा पर लाइट नहीं पड़ता, इसलिए चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है ना, क्योंकि सूर्य तो एक जगह स्टेबल ही है, ठीक है। चलिए, यहाँ सूर्य हो गया और यहाँ आपका अर्थ हो गया, ठीक है, और बीच में यदि मून आ गया, ठीक है ना, बीच में मून आ गया, तो बीच में मून आने का मतलब है कि पृथ्वी पर अब इसका लाइट नहीं आएगा सन का, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सुएज नहर की लंबाई कितनी है ये बताना है। तो सुएज नहर की लंबाई कितनी है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 168 किलोमीटर, ठीक है ना। 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है किसकी, सुएज नहर की। सुएज नहर जिसे लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच जोड़ता है, ठीक है ना। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में बोलता है सुएज नहर, जो कि मिस्र में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। कहाँ, मिस्र में। मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो काहिरा। काहिरा किस नदी के किनारे है, तो काहिरा आपको नील नदी के किनारे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी, जो कि मिस्र की वरदान भी माना जाता है इसे, ठीक है। चलिए, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे ये बताना। तो निम्न में से कौन से मुगल शासक थे जो राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर एवं शाहजहां, ठीक है ना। जहांगीर एवं शाहजहां जो कि राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था ये बताना है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल जब वो कब से कब तक रहा था, 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। इनके कार्यकाल में ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किनके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। इन्हीं के काल में 1881 ईस्वी में, ठीक है ना, 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना कराई गई, ठीक है ना। 1881 ईस्वी में नियमित जो है जनगणना, ठीक है ना, जनगणना कराई गई। तो किन्हीं के काल में, तो लॉर्ड रिपन के काल में ही हुआ। और लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया गया, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन को क्या बोलते हैं, तो भारत का उद्धारक, ठीक है ना। भारत के उद्धारक किनके द्वारा बोला गया, तो यह बोला गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा बोला गया था, ठीक है ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था भारत का उद्धारक कौन है, तो लॉर्ड रिपन जी हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 है, लेनिन कहाँ के शासक थे ये बताना है। तो लेनिन कहाँ के शासक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सोवियत संघ के, ठीक है ना। सोवियत संघ के शासक थे कौन, लेनिन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखते हैं। खुदा बख्श पाठागार कहाँ है ये बताना है। तो खुदा बख्श पाठागार कहाँ स्थित है ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पटना में स्थित है। कहाँ है, तो खुदा बख्श पाठागार पटना में स्थित है, पटना जो कि बिहार की राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े हैं ये बताना है। तो फिलिस्तीन जो है वो किनके विरोध में लड़ा है, तो यह यहूदियों के विरोध में लड़े हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 31, सिंदरी कारखाना, ठीक है ना, सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है ये बताना है। तो सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खाद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, खाद के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, यानी विधायक बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होता है, यानी कि विधायक मतलब एमएलए, ठीक है ना, एमएलए बनने की जो न्यूनतम सीमा होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि 25 वर्ष होता है। न्यूनतम सीमा कितना, 25 वर्ष होता है। एमपी या एमएलए यानी कि लोकसभा के सदस्य या फिर विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है ना। जबकि राज्यसभा के लिए कितना, 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को डैश के द्वारा किया गया, यानी कि नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसके द्वारा किया गया ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जॉर्ज पंचम ने किया था। किसके द्वारा, जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है, ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुस्तक लिखा गया था और यह सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 45 के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद 45 के तहत इसका अधिकार दिया गया। अब क्या, कोई भी जो बच्चे हैं उसे निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 45 में, ठीक है। और डीपीएसपी जो कि यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से 51 तक अनुच्छेद तक है, ठीक है ना, 36 से 51 तक है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है ये बताना है। तो भारत में मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा के प्रति होते हैं, ठीक है ना। तो सामूहिक रूप से होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, और व्यक्तिगत रूप से पूछा तो व्यक्तिगत रूप से जो होते हैं मंत्रिपरिषद के मंत्री जो होते हैं, ठीक है ना, जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से केंद्र में होते हैं किसके, राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक, ठीक है ना, टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है ये बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि गूगल के द्वारा यह विकसित किया गया था। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि उत्पत्ति की गणना और आय विधि दोनों के दोनों यूज में करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों यूज करता है, किसमें, उत्पत्ति की गणना विधि और आय विधि दोनों करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी ये बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांस्य युग की, किसके, कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता प्रमुख स्थल जो कौन सी नदी के किनारे देख लेते हैं। तो हड़प्पा जो कि आपको रावी नदी के किनारे देखने को मिलेगा, मोहनजोदड़ो जो कि आपको सिंधु नदी के किनारे, चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे, और कालीबंगन जो है आपको घग्गर नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं ये बताना है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि सुरकोटदा में। कहाँ मिले, सुरकोटदा में मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि 13वें शिलालेख से मिलते हैं। किसमें, 13वें शिलालेख से मिलते हैं अशोक की जानकारी। अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा है ना उसके बारे में जानकारी मिलती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, पाटजोल क्या है, ठीक है ना। तो पाटजोल क्या है ये बताना है। तो पाटजोल क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए यानी कि कोंधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी, ठीक है ना। कोंधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली जो मिट्टी है उसे पाटजोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पाटजोल बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन, ठीक है ना, क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था ये बताना है। तो अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, ठीक है ना। तो इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं ये बताना। तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन जो है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी स्टेट में या कौन सी एरिया में पाया जाता है ये बताना है। तो ऑप्शन आपका ये है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी के वन जो है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था ये बताना। तो महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बॉस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल-बिरूनी था। कौन था, अल-बिरूनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि तुर्की भाषा में लिखा था। तुजुक तुर्की, ध्यान रखिएगा, तुजुक तुर्की, ठीक है ना, तू है। तो तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया था वो तुर्की भाषा में लिखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है ये बताना। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1757 में हुआ था। और यह मैदान कहाँ हुआ था, जो कि मैदान में हुआ था ना, तो वो मैदान कहाँ स्थित है, कौन से स्टेट में ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध का मैदान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये बताना है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है कटक, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कटक में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है, ठीक है ना। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मुंबई बंदरगाह। कौन सी है, मुंबई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 से बढ़ते हैं, ठीक है ना। 51 से लेकर के 100 तक फिर देखते हैं, दूसरे चरण हो गया, ठीक है ना। तो पहला चरण आपका खत्म हो गया। पहला चरण में आप लोग देखिएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं 50 क्वेश्चन में, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन में यदि किन्हीं का 30 या 35 नंबर भी आ रहा है, मिला जुला के चलिए ठीक है अभी, ठीक है ना, क्योंकि इतना से आप फिर 35 नंबर या 32-34 तो ला सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता, इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में भी रहते हैं, ठीक है। और थोड़ा माना कम भी आता है तो आप मेहनत करते रहेंगे तो आपका नंबर जरूर बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन है, और यदि वीडियो में कुछ सुधार करना हो तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद फिर कुछ सुधार भी करेंगे, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा वो अलग बात है, लेकिन क्वालिटी सही रहेंगे, ठीक है ना। और कुछ सुधार करना हो तो आप सजेशन जरूर दीजिएगा ताकि कुछ सुधार करें, ताकि वीडियो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बने, अच्छा बने, मजा आए देखने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 नंबर क्वेश्चन है बोस कि अलंकेश्वर किसके लिए जाना जाता है ये बताना है। तो अलंकेश्वर किसके लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि तेल के लिए जाना जाता है अलंकेश्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलयालम भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। मलयालम जो कि केरल में भी बोला जाता है, कहाँ बोला जाता है, केरल में भी मलयालम ही बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है। तो किसका अपरूप होता है ये बताना है। तो दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है तो क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, लाल फास्फोरस का अपरूप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो लाल फास्फोरस जो होता है उसका अपरूप का प्रयोग किया जाता है किसमें, दिया सलाई में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है ये बताना है। तो ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पैरासीटामोल। कौन सी होता है, पैरासीटामोल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55,
वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है ये बताना है। तो वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे किया जाता है ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, समुद्री शैवाल में क्या होता है ये बताना है। तो समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि आयोडाइड, ठीक है ना, आयोडाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडाइड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, सेल्यूलोज, ठीक है ना, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है ये बताना है। सेल्यूलोज मुख्य निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, यानी कोशिका भित्ति का, ठीक है ना। तो सेल्यूलोज जो होता है वो मुख्य घटक होता है कोशिका भित्ति का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है ये बताना है। तो भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति यानी खाने की पूर्ति किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्भाशय के द्वारा। किसके द्वारा? गर्भाशय के द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि यकृत में स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है ना, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है। तो किससे संबंध है ये बताना, ठीक है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत इकाई से संबंधित है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत इकाई से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण क्या है ये बताइए। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि के सामयिक प्रकृति, ठीक है ना, कृषि के सामयिक प्रकृति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि? मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया तो क्यों किया ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थे, इसलिए वह बहिष्कार किए थे, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को बहिष्कार किया क्योंकि वह मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान सभा को चाहते थे उन लोग, ठीक है, इसीलिए बहिष्कार किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, मछली किनकी रचना है ये बताना है। तो मछली किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह विनोद कुमार शुक्ल जी का, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछली किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना ये बताना। तो भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 1985 ईस्वी 1985 में भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम बना था, ठीक है ना, यानी पार्टी जो बदलते हैं ना लोग, उनको रोकने के लिए दल बदल विरोधी अधिनियम बनाया गया था 1985 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, लघु ज्वार भाटा कब आता है ये बताना है। तो लघु ज्वार भाटा कब आता है यानी किस दिन आता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, यानी कि सप्तमी या फिर अष्टमी के दिन आता है, ठीक है ना। तो लघु ज्वार भाटा किस दिन आता है? सप्तमी या अष्टमी के दिन आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन है, सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओसाका को कहते हैं, ठीक है ना। तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को। क्वेश्चन नंबर 68 है, पबनार आश्रम का संबंध है। तो पबनार आश्रम का संबंध किससे है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, विनोबा भावे से संबंधित है पबनार आश्रम, ठीक है ना। तो पबनार आश्रम का संबंध किससे है? विनोबा भावे जी से है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है ना। तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं भारतीय संविधान के में ये बताना है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसे आत्मा कहा जाता है संविधान का, ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्देशिका को कहते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में आत्मा किसे कहते हैं? तो उद्देशिका को कहते हैं। उद्देशिका यानी कि उद्देशिका को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है ये बताइए।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, सीडे राइट किसका अयस्क है ये बताना है। तो सीडे राइट किसका अयस्क है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आयरन का। ठीक है ना, तो सीडे राइट किसका अयस्क है, आयरन का अयस्क होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान में हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, शोक, ठीक है ना, शोक किस रस का अस्थाई भाव है। ठीक है ना, शोक किस रस का अस्थाई भाव है, हिंदी का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो हिंदी के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए, यहाँ तक था आपका जीके जीएस। ठीक है, अब चलिए हिंदी का क्वेश्चन कुछ है तो इसे देख लेते हैं। तो शोक किस रस का अस्थाई भाव है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी यानी कि करुण का। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करुण का संबंध है। शोक जो है वो किस रस का अस्थाई भाव है, तो करुण का भाव है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, प्रकाश तरंगे, ठीक है ना, होती है। तो प्रकाश तरंगे फिर से जीके जी चलाया, एक हिंदी का क्वेश्चन अभी था, शोक किस रस का अस्थाई भाव है, हिंदी का था। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। प्रकाश तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंगे कैसी होती है वो बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। प्रकाश तरंग जो होता है क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि। तो प्रच्छन्न जो बेरोजगारी होता है उसका सामान्यतः जो अर्थ होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। क्या होता है, जो श्रमिक जो है उसका सीमांत उत्पादकता जो होता है वो शून्य होता है, किसमें, प्रच्छन्न बेरोजगारी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है ये बताना है। तो अप्रत्यक्ष कर जो है निम्न में से कौन है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीमा शुल्क। ठीक है ना, सीमा शुल्क जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, माउंटबेटन योजना क्या है ये बताइए। तो माउंटबेटन योजना क्या हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ था ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। ठीक है ना, तो भारत का जो विभाजन हुआ वो कौन सी योजना पर हुआ, तो माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था ये बताना है। तो कौन सा आंदोलन उसे लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना का गठन किया और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सबनीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना, तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने बानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है ये बताना है। तो विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या जब वो दक्षिण पूर्व एशिया में मिलती है, ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। ठीक है ना, यहाँ के जो मैदान है कैसा है, उपजाऊ जमीन है। ठीक है ना, और जलोढ़ मिट्टी से यह बना, इसीलिए जनसंख्या क्या होता है यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया में आधी से अधिक जनसंख्या पूरे विश्व की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है ये बताना है। तो ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सुंदरी। कौन सी है, तो सुंदरी वृक्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्यों होता है। तो रेगुर मिट्टी जिसका रंग काला होता है तो क्यों होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। ठीक है ना, यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है, इसलिए यह क्या होता है, काला होता है, रेगुर मिट्टी का रंग। ठीक है ना, इसे काली मिट्टी भी बोलते हैं। और यह जो प्रसिद्ध होता है किसके लिए होता है, कपास की खेती के लिए होता है। किसके लिए होता है, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है, मतलब बेहतरीन होता है, अच्छा होता है। और इसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, किसे, रेगुर मिट्टी को। ठीक है ना, रेगुर मिट्टी को क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 82 की ओर, हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है ये बताना है। तो हॉकी का जो गेंद होता है उसका रंग जो होता है वो किस कलर का होता है ये बताना। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सफ़ेद होता है। तो हॉकी का जो गेंद होता है वो कौन सा रंग का होता है, तो सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है ये बताना है। तो स्वर्ण कमल जो पुरस्कार है उसका संबंध किससे है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि फिल्म से संबंधित है। ठीक है ना, तो स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है वो फिल्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, फिल्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बोल रहा है जम्मू कश्मीर में 84 सॉरी
84 नंबर क्वेश्चन है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है ये बताना। तो बाउल कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बाउल बंगाल, बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो बाउल कहाँ का लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बोल रहा है जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है ये बताना है। तो जम्मू कश्मीर में बांध स्थित है जिसका नाम है उरी बांध, ठीक है ना, और यह किस नदी पर स्थित है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर, झेलम नदी पर यह स्थित है उरी बांध। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर देखिए, नरोत्तम में कौन सा समास है ये बताना है। तो नरोत्तम में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास है। कौन सी है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। निम्न में से किस में उपसर्ग नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओढ़ना। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, प्रत्यय किसी शब्द के डैश में लगता है, यानी कोई शब्द है उसमें प्रत्यय कहाँ लगता है, आगे लगता है, पीछे लगता है, या आगे पीछे दोनों लगता है, कहाँ लगता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पीछे। तो प्रत्यय जो है वो हमेशा कहाँ लगता है, शब्द के पीछे लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, आगामी का विलोम शब्द क्या है ये बताना है। तो आगामी का विलोम जो होगा यानी उल्टा जो होगा वो क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि विगत। आगामी का क्या हो जाएगा, उल्टा विगत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, जो गणना योग्य ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे। जो गणना योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ऑप्शन सी असंख्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो गणना योग्य ना हो उसे असंख्य बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 है, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है। तो दूर की जो व्यक्ति दूर की सोचता है उसे क्या बोलते हैं ये मतलब है, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति दूर की सोचने वाला होता है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उसे दूरदर्शी बोलते हैं। जो दूर की सोचने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, दूरदर्शी। नंबर 92 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बोल रहा है सिलेक्ट द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, ठीक है ना। जो गलत है इसे चूज करना है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा जो वर्ड है वो गलत लिखा हुआ है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी, जिसका सही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, LIAISON होता है, ठीक है ना। लाइजन इसका मतलब होता है संपर्क, किसी से संपर्क यानी कि कम्युनिकेट करना, ठीक है ना। फॉरवर्ड मीन्स आगे होता है। क्या है, पैरोहो है, इसका मतलब होता है क्या, फिरौन होता है, सॉरी ना, फिरौन लिखा है, ठीक है ना। क्या लिखा है, फिरौन, ठीक है ना। फिरौन मतलब फिरौन, और ये है आपका फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना। तो ये सभी सही हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। 93 है, बोल रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग और टू द हाईलाइटेड, जो हाईलाइट वर्ड है उनको गिवन सेंटेंस में, ठीक है ना। यानी कि ये जो सेंटेंस है लिखा हुआ, जो हाईलाइट किया हुआ ये, ठीक है ना, अंडरलाइन किया हुआ, इसमें इसके जगह पर क्या आएगा ये बताना, ठीक है। तो आई कॉन्डलेड, ठीक है ना, विथ हर ऑन द डेथ ऑफ हर मदर, ठीक है ना। कॉन्डलेड मतलब नहीं होता, कॉन्डलेड मतलब होता है निंदा करना। तो निंदा नहीं किया यानी कोई डेथ किया, किसी का फादर डेथ किया तो वहाँ पर निंदा नहीं हो, वहाँ पर क्या करेगा, सिंपथाइज करेगा। सिंपथाइज मतलब क्या होता है, सिंपथाइज करना मतलब कि किसी व्यक्ति के, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के जो समस्या होता है उसको समझना और समझकर उसके व्यवहार में क्या करना, लागू करना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रिग्रेट मतलब होता है खेद करना, वरीड मतलब चिंता करना, क्राइड मतलब क्या होता है, तो क्राइड का मतलब होता है रोना, ठीक है ना, रोना या बिलाप करना। क्राई करना यानी कि रोना या बिलाप करना, क्राई का भीतरी है क्राइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है प्रीक्ल्यूड, ठीक है ना। प्रीक्ल्यूड जिसका चुना क्या है, एंटोनेम बताना, ठीक है। तो एंटो मतलब कि विपरीत, मतलब विलोम बताना इसका, ठीक है। तो प्रीक्ल्यूड का मतलब क्या होता है, तो प्रीक्ल्यूड का मतलब होता है आपका क्या, किसी को कुछ करने से रोकना, ठीक है ना। किसी को कुछ करने से रोकने का कार्य जो होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रीक्ल्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडवांस, यानी कि किसी चीज़ में आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो एडवांस हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ओबिवेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी समस्या को दूर करना, ठीक है ना। किसी समस्या को क्या करना, दूर करना। किसी समस्या को लिख देते हैं, किसी समस्या, ठीक है ना, किसी समस्या को दूर करना, किसी समस्या को दूर करना इसका मतलब होता है, ठीक है ना। फौरी स्टाल का मतलब क्या होता है, फौरी स्टाल का मतलब कुछ होने से पहले कार्रवाई करना, ठीक है ना। तो कुछ होने से पहले, ठीक है, कुछ होने से पहले क्या करना, कार्रवाई करना होता है, ठीक है। एंटीसिपेट मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान होता है। एंटीसिपेट मतलब पूर्वानुमान होता है, ठीक है। तो इसे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 में बोल रहा है क्या कि इसमें क्या करना है, तो इसमें इरर चुना है, ठीक है ना। कहाँ इरर है ये बताना, ठीक है ना। बोल रहा है ना कि एंड इरर द मार्क्स ऑफ द इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इरर इसमें बताइए कहाँ इरर है। ऑल दोज
हु फील दैट द कंट्री हैज़ प्रोग्रेस्ड, ठीक है ना, कंट्रीब्यूट्स टू इट प्रोग्रेस नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स प्रोग्रेस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इट्स प्रोग्रेस हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इट्स प्रोग्रेस, यानी कि डी ऑप्शन गलत है, डी मतलब ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना, तो ए में ही डी है, ठीक है ना, इसका मतलब डी सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96 है ऑडियम फ्रेज है, ठीक है ना, बोला एक क्लोज फिक्स्ड पर्सन, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, कोई कंजूस व्यक्ति होता है ना, कंजूस व्यक्ति होता है यानी कि कोई बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, उसे क्या बोलते हैं, ए क्लोज फिक्स्ड पर्सन बोलते हैं, यानी कि ए माइजर, ठीक है ना, ए माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस होता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, बोल रहा है कि 12, 18, 42 का एचसीएफ क्या होगा ये बताना, एचसीएफ, ठीक है ना, तो 12, 18 और 42 में एचसीएफ जो कि सभी में कॉमन हो, तो सभी में कॉमन कौन है, 6 है, सबसे बड़ा होना चाहिए और सभी में कॉमन तो कौन है, ये 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 6 के अलावा तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। बोल रहा है 98 में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी भुजा क्या होगा ये बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, इतना बराबर आपको दे दिया 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, ठीक है। √3 का वर्गमूल आपको पता होगा कितना होता है, 1.732 होता है, ठीक है ना, बटा 4 गुने भुजा का स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर 173/10 लिख देते हैं इसको, और नीचे यहाँ हटा करके लिख देंगे 1000 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये आपका दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव आपको यहाँ हट गया, ठीक है, तो 1732 से 1732 आपका ये कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य आपका ये कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, भुजा स्क्वायर बराबर 400, यानी कि भुजा हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 400, तो 400 का मतलब रूट कितना हो जाएगा, मतलब 20 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, भुजा का स्क्वायर बराबर होगा ना, कितना हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा √400, यानी कि 400 का वर्गमूल कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है, तो यही था, बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यही लगाना कि √3 का वर्गमूल यदि आपको याद है तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 99, बोला यदि 60 लीटर दूध के घोल में 40% दूध है, ठीक है, तो घोल में दूध 60% करने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। मिश्रण में पढ़ें कि जो मिलाया जाता है उसका विपरीत वाला जो रहता है उसे क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तो दूध और पानी मान के चलते हैं, जो घोल है उसमें दूध और पानी है, ठीक है, तो दूध और पानी है, तो दूध मिलाने की बात बोल रहा है तो पानी को आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है, आपका मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए टोटल कितना है, 60 लीटर दूध है, जिसमें 40% तो दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा, 60%, ठीक है। चलिए अब कितना मिलाना है, तो 60 + 1, मान लेते हैं 1 लीटर मुझे और मिलाना पड़ेगा दूध, ठीक है, तो बोल रहा है कि दूध जो हो जाता है वो 60% हो जाता है, तो पानी कितना रहेगा, 40%, आपस में हो गया ना, पानी इधर भी और पानी इधर भी, दोनों आपस में पानी बराबर हो गए, ठीक है, परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा, 0 से 0 आपका ये कट जाएगा ना, 0 से 0, 15 × 60, ठीक है, 15 × 60 यानी 15 × 6 90, 90 में से 60 आपका घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30, यानी 30 लीटर दूध आपको और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, मिश्रण पढ़े होंगे तो आप इजी से बना सकते हैं इसे, ठीक है, बाकी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए, फिर से बता देंगे इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी, मान लेते हैं पहले त्रिज्या 1 था, अब त्रिज्या हो गया 2 गुना, ठीक है। चलिए तो बोल रहा है क्या, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, ठीक है, तो पहले यदि r 1 रहेगा तो 4πr² मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब आगे बोल रहा है 4πr² मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 4π से 4π आपका कट जाएगा, तो बच जाएगा 1:4 हो जाएगा। तो बोल रहा है कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो देखिए कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, किससे 1 से, तो कितने परसेंट बढ़ा है, 100%, तो हो जाएगा कितना आंसर, 300% की वृद्धि हुए हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज की क्लास, क्वेश्चन नंबर 100 जो कि पूरे समाप्त हुए, 1 से 100 क्वेश्चन तक बिहार पुलिस का ये सेट नंबर 4, ठीक है, सेट नंबर 5 है ना, सेट नंबर 5, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि बैच को पूरा रेगुलर रख सकें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नई क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।